जो महान है और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है वो कभी निराश नहीं होता। इसी विश्वास के साथ आज हमने शुरू किया एक ऐसा सफर जो सिर्फ दूरी का नहीं था, बल्कि आस्था, इतिहास और आत्मसंतोष का था। सुबह का 6:30 बजे और मौसम ठंडा था, लगभग 13 डिग्री, और सामने था 172 किलोमीटर का सफर। गंतव्य था संभाजी नगर। नासिक से संभाजी नगर एक इतना लंबा बाइक टूर था, लेकिन थकान नहीं थी, बल्कि एक अलग ही ऊर्जा थी, एक उत्साह जो अंदर से महसूस हो रहा था। घूमना सिर्फ ट्रैवल नहीं होता है, अपने इतिहास को एक्सप्लोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के सफर की शुरुआत 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव से हुई। सफर लंबा था तो बीच बीच में छोटे ब्रेक जरूरी थे। ठंडी हवाएं, सुनसान सड़कें मानो हमारा स्वागत कर रही थी। रास्ते में दिख रहा था भगवा रंग और मन में अपने आप ही भक्ति में डूबा चला जा रहा था। फाइनली हम घृष्णेश्वर पहुंच गए। चप्पल बाहर रखकर प्रसाद लिया और दर्शन की लाइन में लग गए। वैसे तो वीडियो बनाना वर्जित है, लेकिन भक्त भगवान को बिना कैमरे में कैद किए कैसे रह सकता है। दर्शन का तरीका थोड़ा अनोखा था। शर्ट और बेल्ट बाहर उतरवाए जाते हैं। शुरू में अजीब लगा, लेकिन अंदर एक अलग ही शांति मिली, मानो सारी ठंड कई कोस दूर भाग गई हो। दर्शन के बाद शर्ट पहनी और शुरू हुआ फोटो लेने का सिलसिला। महज 200 मीटर दूर था जनार्दन स्वामी का मठ। हमने सोचा जब इतना नज़दीक है तो ज़रूर दर्शन कर ही लेना चाहिए, और फिर हम जनार्दन स्वामी के मठ की ओर चल पड़े। जाते वक्त एंट्रेंस पे ही प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के दर्शन हो गए, और एंट्री के बाद मानो स्वयं देवों के देव महादेव साक्षात दर्शन दे रहे हो। महादेव के चरणों में शीश झुकाकर आगे बढ़े तो 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थल और गौ माता के दर्शन हुए। जी हाँ, गौ माता बहुत ही सुंदर और शांत थी। वहां पहुंचने पर पूरा स्थान बहुत मनोहारी था। दूर दूर तक गांव वाले विहार कर रहे थे। हम भी मठ की ओर बढ़ चले। दूर से ही भगवा झंडा दिखाई देने लगा। वही था वह पवित्र मठ। महाराज के दर्शन के बाद हम निकल पड़े वेरूड़ लेनी यानी गुफाओं की ओर। काउंटर से टिकट लेकर हम सबसे पहले मंदिर की ओर बढ़े। दूर से देखते ही मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है मानो पूरे मंदिर को एक ही पत्थर से तराशा गया हो। इसे देखकर आज के इंजीनियर्स और कारीगर भी फीके लगने लगते हैं। अंदर जाते ही थोड़ा दुख इस बात का हुआ कि लोग सिर्फ फोटो लेने में बिजी थे, लेकिन जिधर भी नजर डालो पत्थर पर तराशी गई कलाकृतियां सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जहां नजर डालो वहां सिर्फ और सिर्फ कलाकृतियां ही नजर आ रही थी। समय की कमी के कारण हम हर कोना नहीं देख पाए, लेकिन हर मूर्ति अपने भीतर इतिहास को समेटे हुए थी। हर तस्वीर बीते हुए कल की कहानी बयां कर रही थी। जिसने भी इसे बनाया होगा उसकी बुद्धि कितनी तेज और एकाग्र रही होगी। वाकई गजब। हजारों नक्काशियां बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी। कुछ मूर्तियां अधूरी थी जो आक्रांताओं के क्रोध का शिकार हो चुकी थी। पत्थर से बनी सीढ़ियां बहुत ही शीतल थी। स्तंभों पर की गई नक्काशी इतनी सटीक थी कि आज का विज्ञान भी शर्मा जाए।
इन सब वीडियोग्राफी के चक्कर में अचानक मेरी नज़र पड़ी ब्रह्मा जी और मैं कह पड़ा, अरे शिवम, देखो ब्रह्मा जी। चार मुख कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इसी तरह हजारों नक्काशियाँ बहुत बारीकी से बनाई गई थी, वो भी 770 ईस्वी में। कुछ मूर्तियां अधूरी थी जो आक्रांताओं के क्रोध का शिकार हो चुकी थी। मंदिरों के डिजाइन देखकर आज की एक्यूरेसी पर डाउट होने लगता है। इतना सुंदर और इतना परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही महादेव के दर्शन हुए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां नज़र घुमाओ और नक्काशी न दिखे। जी हाँ, पूरा मंदिर एक पत्थर को काट के बनाया गया है। सिर्फ बनाया नहीं गया बल्कि उसे तराशा गया है और उससे एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन भी किया गया है। इसके बाद हम अगले पड़ाव की ओर निकले, भद्र मारुति, जहाँ हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में विराजमान है। जी हाँ, भद्र मारुति, वहाँ पे हमने दर्शन लिया। दर्शन के बाद हमें जाना था देवगिरी किला, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन ले लिया। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। देवगिरी का किला जो कि 12वीं सदी में यादव शासक भिल्लम पंचम द्वारा बनाया गया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर कब्जा कर इसका नाम दौलताबाद रखा था। 600 फुट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना था। रास्ते में बच्चे और टीचर दिखे जो किले देखने आए थे। हमने भी टिकट लिया और किले को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। अंदर विशाल पत्थरों से बनी दीवारें थी जो अपने आप में संघर्ष और इतिहास को बयां कर रही थी। किला बहुत ही भव्य था और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया था और बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। हम आगे बढ़े। सरस्वती वेल यानी कुआं। जी हाँ, एक ऐसा कुआं जिसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। जी हाँ, यहाँ बिना बाल्टी और रस्सी के पानी लिया जाता था। जी हाँ, यहाँ पानी का संचय किया जाता था और बहुत ही आसानी से इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं कितने ही सिस्टमेटिक तरीके से इस कुएं को डिज़ाइन किया गया है कि एक कोई भी व्यक्ति इस कुएं के नीचे जाकर के पानी ला सकता है, क्योंकि कुएं में स्टेप्स बनाए गए थे। इस कुएं के बारे में मैंने कुछ और अपने ब्लॉग्स में एक्सप्लेन किया था और मैं खुद इस कुआं से बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि आज भी पानी को स्टोर करने के लिए अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, जो कि ये न जाने 12वीं सदी में ही इन्होंने इन्वेंट कर दिया था। ये बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही बढ़िया था। अब हम आगे बढ़ रहे थे किले की ओर। आगे हाथी तालाब दिखा, जो अपनी भव्यता और डिज़ाइन में किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता था। जी हाँ, वो एक तालाब है। उस तालाब को भी जैसे हमने अभी कुएं को देखा बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया है, उसी तरह से इस तालाब को भी बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया है। काफ़ी गहरा, और फिलहाल उसमें पानी नहीं था, लेकिन उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते थे हम। और इसी तरह से हम और आगे बढ़े और अब धीरे धीरे किले के ऊपर चढ़ना था और अब धीरे धीरे हम अंदर चल जा रहे थे।
जाते जाते यही है किले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ, यह है डार्क पैसेज, यानी अंडरग्राउंड रास्ते और उलझाने वाली बनावट। किला सच में रहस्यमय था। काफी अंदर बिल्कुल अंधेरा था, अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। जो बाहर की लाइट और गलियारे थे उन्हीं से हमें अंदर जाना था, क्योंकि अंदर ही स्टेप्स बनाए गए थे। अंदर कुछ अच्छे अच्छे पिलर्स भी बनाए गए थे एंट्रेंस पे, क्योंकि यहाँ से अंदर से ही ऊपर चढ़ना है। आप देख सकते हो किस तरह से एक भुलाइनी यानी कंफ्यूज कर देने वाले रास्ते बनाए गए थे, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके और दुश्मनों पर वार किया जा सके। फाइनली हम टॉप पर पहुंच चुके थे, बस थोड़ा ही समय बाकी था, लेकिन टॉप से पूरा संभाजीनगर दिखाई दे रहा था। टॉप से मैंने जूम किया, आप देख सकते हो बस स्टैंड दिख रहा है, कितना भव्य दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। एक आदमी नज़र नहीं आता है, आदमी दिखाई भी देगा तो एक चींटी की भांति दिखाई देगा। बस को मानो जैसे उंगलियों पर हम एक खिलौने की भांति फेंक सकते हैं, वह इतना दूर था, क्योंकि हम किले के सबसे टॉप बिंदु पर थे। इस तरह से हमने टॉप बिंदु पर चढ़ के आपको ये दिखा दिया। उसके बाद आगे सबसे ऊपर हम गणपति की भी दर्शन किए। वहाँ पे कई लोग आते हैं दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद फिर हम पहुँच गए किले के सबसे ऊपरी छोर पर, जहाँ पे कुछ फ़ोटो भी लिया हमने और वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लोर की। वहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा था। स्टूडेंट्स और टीचर्स भी किले के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचकर नीचे के नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे थे। नीचे पूरी तरह से पहाड़ी और प्लेन दिख रहा था, इंसान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। यह है किले के सबसे सेंटर भाग। ऊपर से किला पूरी तरह से खाली दिखता है, लेकिन चारों तरफ से उसको घेरा गया है। अब समय हो गया था किले से नीचे उतरने का। अभी हमें बहुत दूर जाना था, लेकिन नीचे उतरने के लिए हिम्मत हमारे पास थी, क्योंकि चढ़ते वक्त हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उतरते वक्त हम पूरी तरह से तैयार थे और सावधान भी थे। अब लौटने का समय हो चुका था। सावधानी से नीचे उतरे और फिर 175 किलोमीटर की बाइक राइड कर रात 10 बजे घर पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते जोर से बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।